नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के सामने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया हुआ रीट लेवल सेकंड एसएसटी एग्जाम 2016 का पेपर लेके आया हूं, जिनको सरल करने का मैं प्रयास करूंगा। आप लोग भी प्रयास करिएगा जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। पहला ही प्रश्न आप लोगों के सामने है। कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सीधा प्रश्न है, कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ए ऑप्शन है सूर्यवर्मा प्रथम के द्वारा, बी ऑप्शन है जयवर्मा चतुर्थ के द्वारा, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा और डी ऑप्शन है यशोवर्मा तृतीय के द्वारा। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा बनवाया गया? कंबुज स्थित अंगकोरवाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया? सूर्यवर्मा प्रथम के द्वारा, जयवर्मा चतुर्थ के द्वारा, सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा, यशोवर्मा तृतीय के द्वारा। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? कंबुज स्थित अंगकोरवाट के विष्णु मंदिर का जो निर्माण करवाया था दोस्तों, वह सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दैट्स इज ए राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें, सम्राट अशोक सम्राट अशोक के किस वृहत शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? अर्थात सम्राट अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है, ऐसा कौन सा वृहद शिलालेख है जिसमें उसने पड़ोसी देशों का वर्णन किया है? पहला है प्रथम, दूसरा है पंचम, तीसरा है अष्टम और डी ऑप्शन है 13वां। बताएं दोस्तों, ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने अपने पड़ोसी देशों के बारे में लिखा है, अर्थात उनके बारे में जानकारियां देने का प्रयास किया है। शिलालेख क्या होते हैं? अर्थात चट्टानों के ऊपर, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर कारीगरों के द्वारा उकेरे गए चित्र, उकेरी गई भाषाएं, उकेरे गए लेख ही शिलालेख कहलाते हैं। अब आप बताएं, प्रथम शिलालेख, पंचम शिलालेख, अष्टम शिलालेख या फिर 13वां शिलालेख? अशोक ने कौन से शिलालेख में पड़ोसी राज्यों या पड़ोसी देशों के बारे में वर्णन करने का प्रयास किया है? बताए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? डी इज ए राइट आंसर। अर्थात 13वां जो शिलालेख था, उस 13वें शिलालेख में अशोक ने अपने पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में उसके कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से राजा वहां पर राज किया करते हैं। यह सारा विवरण उसके 13वें शिलालेख में हमारे को देखने को मिलता है। 13वें शिलालेख में ही अशोक सारे राज्यों के बारे में बखान करता हुआ नजर आता है। अपन नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है। रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास करता है? सीधा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है। अर्थात यहाँ पे निखिल शब्द आ रहा है कि ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसका प्रमुख पात्र निखिल है, और इस उपन्यास का जो लेखन किया है या उपन्यास के जो राइटर है वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं और उनका मुख्य पात्र निखिल है। और निखिल जो है वह देशभक्ति में देशभक्ति से बढ़कर उसे मानवता में ज्यादा विश्वास है। अर्थात देशभक्ति में विश्वास तो करता है लेकिन मानवता में ज्यादा विश्वास करता है। तो इस उपन्यास का नाम क्या है? शेषेर कविता इस उपन्यास का नाम है दोस्तों, गोरा उपन्यास का नाम है, योगा योग है या घर बाइरे है? इन तीनों में से एक आंसर है। शेषेर कविता, गोरा, योगा योग या फिर घर बाइरे। बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा आंसर राइट आंसर है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? शेर कविता नाम का उपन्यास, गोरा नाम का उपन्यास, योगा योग नाम का उपन्यास या घर बाइरे नाम का उपन्यास? बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर है घर बाइरे। घर बाइरे नाम का एक उपन्यास था रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिस उपन्यास के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर, इस उपन्यास में
निखिल नाम का एक मुख्य पात्र था जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में ज्यादा विश्वास किया करता था। यह आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, रीट सेकंड लेवल एसएसटी 2016। नेक्स्ट अपन प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीधा प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916 में की गई, 1925 में की गई, 1913 में की गई या 1922 में की गई? बताएं। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1916, 1925, 1913 या 1922? बताएं दोस्तों। जो गदर पार्टी थी, हिंदुस्तान गदर पार्टी, इसकी स्थापना का वर्ष था वह क्या था? क्या 1916 था, क्या 1925 था, या 1913 या 1922? बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर है 1916, अर्थात 1916 में हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया दोस्तों आंसर। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पांचवा प्रश्न, दिरहम क्या है या दिरहम है? सीधा प्रश्न है, दिरहम है। दिरहम है, दिरहम जो एक तरह से अपन ले सकते हैं, तो दिरहम क्या है कि जो मुगल काल था, मुसलमानों के समय जो सिक्के चला करते थे, वो सिक्कों को ही इस प्रकार से, सिक्कों का ही एक रूप है दिरहम। अब आप लोगों को आंसर देना है कि दिरहम क्या है, चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का है, तांबे का सिक्का है या मिश्रित सिक्का है? बताएं। दिरहम है, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, चांदी का सिक्का या मिश्रित धातु का सिक्का? बताएं। दिरहम है। इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों, दिरहम क्या है? दिरहम एक चांदी का सिक्का है दोस्तों। इसका सीधा आंसर है, राइट आंसर इस क्या है? चांदी का सिक्का। अर्थात दिरहम क्या है? चांदी का जो सिक्का है वही दिरहम कहलाता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, छठा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर देखें। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? यदि इस प्रश्न को और अच्छी तरह से देखो, यहां पर क्या बोल रहा है ये, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? यदि इस प्रश्न को देखा जाए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न को, तो ये प्रश्न टोटल साइकोलॉजी आधार पर दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है किस शासक के विरुद्ध था, और यहाँ पर क्या दे रहा है? रियासतों के नाम लिख रहा है। एक तरफ कालिंजर लिख दिया, मारवाड़ लिख दिया, रणथंभौर लिख दिया और मालवा लिख दिया। मतलब कंप्लीटली ही यह एक साइकोलॉजिकल तरह का प्रश्न बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यह शासक का नाम ले रहा है, लेकिन यहाँ पर यह रियासतों का नाम बोल रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा और वह कह देगा यह प्रश्न ही गलत है। लेकिन इसी प्रश्न के अंदर ही आंसर छुपा है, क्योंकि मारवाड़ है तो मारवाड़ में कोई ना कोई तो राजा रहा करता होगा, कालिंजर है तो कालिंजर में भी कोई राजा राज किया करता होगा, रणथंबोर है तो रणथंबोर में भी कोई राजा राज किया करता होगा, और मालवा है तो मालवा में कोई शासक रहा करता होगा। तो यहाँ पर ये छुपा दिया गया है, साइलेंट कर दिया। मतलब कितना गहराईता से प्रश्न है। दिखने को बहुत आसान प्रश्न लग रहा है दोस्तों, लेकिन यह बहुत गहराईता से लिया हुआ प्रश्न है। देखो इसको, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? यहाँ पर ये शासक का नाम बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये रियासतों का नाम लिख रहा है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाएगा कि शासक पूछ रहा है लेकिन यहाँ पर रियासतों का नाम लिख रहा है। यही तो प्रश्न की करामात है। बताएं किस शासक के विरुद्ध था? तो सीधा सीधा इसका आंसर है दोस्तों, कालिंजर के शासक के विरुद्ध। अर्थात कालिंजर अभियान जो था वह शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था, जिसे कालिंजर अभियान के नाम से अपन जानते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर कौन सा है? कालिंजर। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास प्रश्न है दोस्तों, सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? मतलब सीधा सीधा ये संविधान के अंदर से अधिनियम पूछ रहा है, अनुच्छेद नहीं, अधिनियम बाकायदा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया?
किस अधिनियम के अंतर्गत? यहाँ पर नियमन दे रखा है 17 AD 1829, नियमन दिया हुआ है बी ऑप्शन पे 20 AD 1831, नियमन सी ऑप्शन पे दिया हुआ है 18 AD 1856, नियमन दिया हुआ है डी ऑप्शन पे 19 AD 1829। इन चारों में से एक आंसर राइट आंसर है दोस्तों। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया? क्या आंसर राइट होगा इसका? इसका ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इसमें ए ऑप्शन में दिया हुआ है नियमन 17 AD 1829, दैट्स ए राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन 8वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1875, दूसरा ऑप्शन है 1876, तीसरा ऑप्शन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1975, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1978 और डी ऑप्शन है आप लोगों का चौथा 1992 या 1992। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? अर्थात भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों, उस प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? 1975 में किया गया, 1976 में किया गया, 1978 में किया गया या 1992 में किया गया? यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया है सन 2016 में, SST रीड सेकंड लेवल। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1978। 1978 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, अर्थात इसका राइट आंसर है 1978। क्लियर हो गई दोस्तों बात? नेक्स्ट यदि अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अर्थात वह संविधान, अर्थात ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिससे शिक्षा को अधिकार मिला है, शिक्षा के अधिकारों से संबंधित है, अर्थात शिक्षा में राइट्स दिए हुए हैं, शिक्षा के अधिकार दिए हुए, राइट्स दिए हुए हैं। तो ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके माध्यम से शिक्षा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ है? बताएं। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन या 86 या 86वां संविधान संशोधन? ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो शिक्षा के अधिकार से संबंध रखता है? 42वां, 52वां, 61वां या 86वां? ऐसा कौन सा संवैधानिक संशोधन है जो कि संविधान के शिक्षा के अधिकार से संबंध रखता है? बताएं दोस्तों। इसका सीधा आंसर है 86वां संविधान संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंध रखता है। यदि आपके एग्जाम में आता है तो इस पर काला कर दिया जाता है। ये 2016 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? बताएं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति और हेगड़े समिति? बताएं। किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति और हेगड़े समिति? ऐसा कौन सी सिफारिश थी, किसके द्वारा सिफारिश की गई जिससे भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? बताएं दोस्तों। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर ही
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ दिए गए थे। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 11वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। देखिए, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्लियर होगी बात। नियुक्ति का वर्ष था, अर्थात ये क्या कहना चाह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारत सरकार के द्वारा वह काका कालेलकर थे, तथा उनको किस वर्ष नियुक्त किया गया था, किस वर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष काका कालेलकर को बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, यह प्रश्न यह पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1953, तीसरा ऑप्शन है 1955, चौथा ऑप्शन है 1957। अब ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, किस साल या किस ईयर काका कालेलकर को अन्य पिछड़े वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा, 1951 में, 1953 में, या 1955 में, या 1957 में, बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1953 में। 1953 में काका कालेलकर को भारत सरकार के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। क्लियर होगी बात। भारत सरकार के द्वारा काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष 1953 में नियुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दोस्तों 12वां क्वेश्चन हाजिर है। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। क्या है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। राज्य का अपना धर्म है, ए ऑप्शन, अर्थात प्रत्येक राज्य अपना अलग से धर्म का निर्माण कर सकता है। राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है, अर्थात धर्म से राज्य का कोई संबंध नहीं, सिर्फ राज्य राज्य है, संविधान से संबंध है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो चाहे जैसा धर्म अपना सकता है। राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। क्या इसका आंसर होगा दोस्तों, बताएं। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का, यह धर्मनिरपेक्ष दिया हुआ है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है राज्य का अपना धर्म, राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, तभी तो भारत सर्वधर्म समभाव कहलाता है। बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है। ये डी इज ए राइट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर है डी राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन। अब 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, सी ऑप्शन है 30 वर्ष होनी चाहिए, डी ऑप्शन है 21 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु होनी चाहिए। ए ऑप्शन 25 वर्ष, बी ऑप्शन 35 वर्ष, सी ऑप्शन 30 वर्ष और डी ऑप्शन 21 वर्ष। क्या होनी चाहिए, क्या आंसर है दोस्तों। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए, बताएं। 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष। सी इज ए राइट आंसर दोस्तों, सी इज ए राइट आंसर, अर्थात 30 ईयर का व्यक्ति हो जाना चाहिए, 30 साल से कम का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हालांकि और भी प्रत्याशी को ये तो और भी उनकी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रत्याशी की क्या पूछी गई है, आयु पूछी गई है। वैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, जेल यासदा या सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए, आदि प्रकार के नियम बनाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक आयु पूछी है, तो 30 ईयर ही सबसे सफिशिएंट है, 30 ईयर से कम का नागरिक नहीं होना चाहिए। 13वां के पश्चात 14वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, भारतीय संविधान का
44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया? देखें, भारतीय संविधान का 44वां जो संविधान संशोधन था, निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया, अर्थात कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल था, अर्थात भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत में 44वां संशोधन लाया गया था? बताएं दोस्तों। इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, चौधरी चरण सिंह या मोरारजी देसाई? जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ए इंदिरा गांधी, बी चंद्रशेखर आजाद, सी चौधरी चरण सिंह, डी मोरारजी देसाई? बताएं क्या आंसर है इसका? चौधरी चरण सिंह, सी इज ए राइट आंसर। सी इसका क्या है दोस्तों? राइट आंसर है। चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? बताएं दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका, अर्थात पास नहीं हो पाया महाभियोग, चाहे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर महाभियोग पास नहीं हो पाया। ऐसा कौन से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? मुख्य न्यायाधीश नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ए ऑप्शन है के जी बालकृष्णन, बी ऑप्शन है बी रामास्वामी, सी ऑप्शन है सौमित्र सेन, डी ऑप्शन है स्वतंत्र कुमार? बताएं दोस्तों, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? के जी बालकृष्णन, बी वी रामास्वामी, सी सौमित्र सेन एंड डी है स्वतंत्र कुमार? बताएं ऐसा कौन सा महान है, ऐसा कौन सा न्यायाधीश था सर्वोच्च न्यायालय का जिसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ऐसे कौन से न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बी इज ए राइट आंसर। वी रामास्वामी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था। क्लियर हो गई दोस्तों बात? नेक्स्ट सवाल पर अपन चलते हैं। 16 नंबर का सवाल आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। पहला ऑप्शन है ए आंसर, ए देखें, पहला ऑप्शन देखें पंचायती राज से, बी ऑप्शन देखें नगर पालिका से, सी ऑप्शन देखें केंद्र की भाषा से और डी ऑप्शन है केंद्र राज्य संबंध से। बताएं दोस्तों, चारों में से कौन सा आंसर राइट है? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। ए इज ए पंचायती राज, बी इज ए नगर पालिका, सी इज ए केंद्रीय भाषा, केंद्र की भाषा और डी इज ए केंद्र राज्य संबंध। बताएं क्या इसका राइट आंसर होगा? 12वीं अनुसूची संबंधित है तो बी इज ए राइट आंसर। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा है? बी इज ए राइट आंसर। यहाँ पे राइट आंसर मैं क्लिक कर देता हूं तो बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट अपन 17वें प्रश्न के ऊपर चलते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था? क्या प्रश्न पूछ रहा है? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? मतलब उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे बैठे बैठे ही उनका देह अवसान हो गया। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे? इन चारों ऑप्शनों में से ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिनका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान ही
हो गया, अर्थात उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे थे और उसके कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे बताएं। ए ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर राधाकृष्ण, बी ऑप्शन दिया हुआ है वीवी गिरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है बी डी जति और डी ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णकांत। बताएं दोस्तों, डी ऑप्शन दिया हुआ है कृष्णकांत। क्या आंसर इसका सही होगा? डॉक्टर राधाकृष्ण, वीवी गिरी, बीडी जति और कृष्णकांत। बताएं वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहावसान अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? डॉक्टर राधाकृष्ण, वीवी गिरी, बीडी जति और कृष्णकांत। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका? राइट आंसर इज बीडी जति। तो बीडी जति भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका देहांत उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गया था दोस्तों। नेक्स्ट आप लोगों का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र, पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र है, पृथ्वी का जो कुल स्थलीय भाग है वह कितना है? कुछ तो भाग पृथ्वी का जल है और कुछ भाग पृथ्वी का स्थल है। तो यहाँ पर स्थलीय भाग पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है बताएं। बताएं पृथ्वी का स्थलीय भाग कितना है? 32%, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया हुआ है 30.3%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 29% और डी ऑप्शन दिया हुआ है 28.4%। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है? पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है 32%, 30.3%, 29.0% और 28.4%। बताएं दोस्तों। कुल 100% होता है दोस्तों। अब 100% में से कितना परसेंट इन चारों में से कोई सा एक है? बताएं। बोलो। 29% इज ए राइट आंसर दोस्तों। पृथ्वी की जो स्थलीय क्षेत्र है, स्थलीय सीमा है, स्थलीय कंप्लीट स्थलीय क्षेत्र है, वह कितना परसेंट है? 29% है तथा 71% पर पानी बताया जाता है। 71% पर क्या है दोस्तों? पानी है। अगर अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 19वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बताएं आंसर। समताप मंडल, शोभ मंडल, आयन मंडल और ओजोन मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ए ऑप्शन समताप मंडल, बी ऑप्शन शोभ मंडल, सी ऑप्शन आयन मंडल और डी ऑप्शन ओजोन मंडल। बोले क्या राइट आंसर है इसका? बी इज ए राइट आंसर दोस्तों। शोभ मंडल, शोभ मंडल जो है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो बी क्या है इसका? राइट आंसर बताया गया है। ये बी इज ए राइट आंसर। आगे चलें 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक प्रक्रियाओं के लिए सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है वह है। बताएं। सभी बहिर्जनिक भूआकृतिक कर्तिक प्रक्रियाओं के लिए सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है वह है। अर्थात जो शब्दावली प्रयुक्त की जाती है उसका नाम क्या है, यह प्रश्न यह पूछना चाह रहा है। पटल विरूपण, ए ऑप्शन इज पटल विरूपण, बी ऑप्शन अपक्षय, सी ऑप्शन कार्बोनेशन और डी ऑप्शन आनाच्छादन। बताएं। ए ऑप्शन इज पटल विरूपण, बी ऑप्शन अपक्षय, सी ऑप्शन कार्बोनेशन, डी ऑप्शन आनाच्छादन। 20 का क्या आंसर राइट है? बताएं दोस्तों।
पटल विरूपण, ए इज ए राइट आंसर। पटल विरूपण जो पृथ्वी की ऊपरी जो भूआकृतिक बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं उसको पटल विरूपण के नाम से जाना जाता है। पटल आपने सुना भी होगा, पटल विरूपण के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न देखें, जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। यह प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बताएं। गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र या भू आकारिक चक्र। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। गैसीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, जल चक्र या भूकारिक चक्र। क्या इसका राइट आंसर है दोस्तों, बताएं। ए ऑप्शन गैसीय चक्र, बी ऑप्शन जैव भू रासायनिक चक्र, सी ऑप्शन जल चक्र और डी ऑप्शन भू आकारिक चक्र, बताएं। इसका बी इज ए राइट आंसर, जैव भू रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक जो चक्र है वह जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों की चक्रीय प्रवाह के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अपन प्रश्न में चलते हैं 22वें प्रश्न के ऊपर। आपकी स्क्रीन पे 22वां प्रश्न हाजिर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यावंतिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यावंतिक सेल नहीं है। ए ऑप्शन चूना पत्थर, बी ऑप्शन संगमरमर, सी ऑप्शन क्वार्टजाइट और डी ऑप्शन स्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यावंतिक सेल नहीं है। ए ऑप्शन चूना पत्थर, बी ऑप्शन संगमरमर, सी ऑप्शन क्वार्टजाइट और डी ऑप्शन स्लेट, बताएं कौन सा आंसर इसका सही है दोस्तों। क्या चूना पत्थर कार्यावंतिक सेल नहीं है, क्या संगमरमर नहीं है, क्या क्वार्टजाइट नहीं है या स्लेट नहीं है। चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है, बताएं दोस्तों, बोलें कौन सा आंसर सही है इसका। चूना पत्थर, चूना पत्थर कार्यावंतिक सेल नहीं है दोस्तों। तो चूना पत्थर इज ए राइट आंसर, देन ए इज ए राइट आंसर। तो आपको ए पर काला करा है, ए इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई दोस्तों बात। नेक्स्ट अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, देखें। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्य रूप से किस वस्तु पर बने मिले हैं। अर्थात हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हमारे को प्राप्त हुए हैं, अभिलेखों का वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल लेखन शैली हो। अभिलेख इसलिए कह दिया गया है कि उनमें कईयों पर चित्र बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं, इन्हीं के आधार पर इनको अभिलेख नाम दे दिया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख मुख्य रूप से किस वस्तु पर बने मिले हैं। क्लियर होगी बात। शिलाओं पे, मोहरों पे, स्तंभों पे या स्लेट पे। चारों में से एक आंसर राइट है। शिलाओं पे, मोहरों पे, स्तंभों पे या स्लेट पे। शिलाओं पे, मोहरों पे, स्तंभों पे या स्लेट पे, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है दोस्तों। जो अभिलेख मुख्य रूप से हड़प्पा संस्कृति के कहां पर मिले हैं, किस वस्तु पर बने हुए मिले हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों हम। तो इसका राइट आंसर है मोहरों पे। मोहरे, बी इज ए राइट आंसर। इस प्रकार की कोई चौकोर आकृति की, कोई आयताकार आकृति की, कोई गोल आकृति, ऐसे मोहरे मिली हैं। इन मोहरों के ऊपर किसी के ऊपर बैल की आकृति बनी हुई है, किसी के ऊपर मातृ देवी की आकृति बनी हुई है। ये इस प्रकार के कुछ, किसी के ऊपर क्या अभिलेख युक्त लेखे लिखे हुए हैं, ये सारी की सारे क्या हैं, मोहरे हैं, जो कहाँ मिली हैं,
हड़प्पा संस्कृति से हमारे को देखने को मिली है, वहां से पाई गई है। नेक्स्ट अपना 24वां क्वेश्चन हाजिर है आप लोगों के सामने। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति थी, अर्थात आर्य जो निवास किया करते थे, आदमी जहाँ रहता है वहीं उसकी संस्कृति पनप जाती है, तो आर्य जहाँ निवास करते थे तो उनका केंद्रीय स्थल क्या था, यह प्रश्न यहाँ पर यह पूछना चाह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य केंद्रीय स्थल था, जो उनकी संस्कृति का केंद्रीय स्थल था, वह कहाँ था। सप्त सैंधव प्रदेश, गंगा यमुना घाट, या गंगा यमुना दोआब, या मगध, मगध, और डी ऑप्शन है दक्कन। बताएं दोस्तों। ए ऑप्शन है सप्त सैंधव प्रदेश, बी ऑप्शन है गंगा यमुना दोआब, सी ऑप्शन है मगध, और डी ऑप्शन है दक्कन। चारों में से कौन सा आंसर राइट है दोस्तों? गंगा यमुना दोआब इज ए राइट आंसर। अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था वह गंगा यमुना दोआब था। यह गंगा यमुना दोआब होने का मुख्य कारण यह भी बताया जा सकता है कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं थी। इन नदियों के द्वारा बाढ़ आया करती थी समय समय पर, जिससे क्या होता था, उपजाऊ मिट्टी मैदानों में फैल जाया करती थी और ये आर्य लोग आराम से अपना जीवन व्यतीत कर लिया करते थे। तो गंगा यमुना दोआब का जो स्थल था वह आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल बताया जाता है दोस्तों। 25वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। भारत के प्राचीन नगर का पतन नामक पुस्तक के लेखक हैं। भारत के प्राचीन नगर का पतन नामक पुस्तक के लेखक हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है राधा कुमुद मुखर्जी। पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? राधा कुमुद मुखर्जी पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? रोमिला थापर। तीसरा ऑप्शन क्या है? डीडी कोशाम्बी। और डी ऑप्शन क्या है? राम शरण शर्मा। अर्थात ये एक पुस्तक है दोस्तों, भारत के प्राचीन नगर का पतन। ये इतनी बड़ी एक पुस्तक का नाम है, भारत के प्राचीन नगर का पतन की पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन राधा कुमुद मुखर्जी, बी ऑप्शन रोमिला थापर, सी ऑप्शन डीडी कोशाम्बी, और डी ऑप्शन राम शरण शर्मा। बताएं। इसका राइट आंसर है राम शरण शर्मा। राइट आंसर क्या है? राम शरण शर्मा। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर है इसका दोस्तों। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर, राम शरण शर्मा। नेक्स्ट अपन चलते हैं 26 प्रश्न के ऊपर। देखें 26 प्रश्न को। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? इस अधिनियम को पारित करने का कुछ कारण था कि महिलाओं को तलाक दे दिया जाता था, घर से बाहर निकाल दिया जाता था, तो उनके लिए एक अलग से एक ऐसा अधिनियम बना दिया गया जिससे उनके जीवन की सिक्योरिटी हो सके, उनकी जीवन की सेफ्टी हो सके। तो हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित किया गया? ए ऑप्शन है 1955, बी ऑप्शन है 1956, सी ऑप्शन है 1946, डी ऑप्शन है 1977। बताएं क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? 1956, बी 1946, 1977 या ए 1955। बताएं क्या आंसर इसका सही है? सीधा सीधा इसका आंसर है दोस्तों 1946 इज ए राइट आंसर, अर्थात सी इज ए राइट आंसर। हिंदू विवाहित महिलाओं के लिए पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम 1946 में पारित किया गया था। क्लियर हो गई बात?
नेक्स्ट अपन आते हैं 27वें प्रश्न के ऊपर। क्या कह रहा है 27वां प्रश्न हमारे को? भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्यों? यह प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है कि भारत का जो इतिहास है, भारत के इतिहास में जो 1856 है, 1857 नहीं, 1856, 1856 है का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्यों? ये सारा का सारा पेपर पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। भारतीय संविधान के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, क्यों? पहला ऑप्शन है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। दूसरा ऑप्शन है कन्या वध के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। सी ऑप्शन है सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। डी ऑप्शन है डाकन प्रथा के विरुद्ध अधिनियम पारित हुआ। इन चारों में से एक आंसर राइट है दोस्तों। 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ भारतीय समाज के इतिहास में। वाई, क्यों? बताएं दोस्तों। इसका ए इज ए राइट आंसर। ए जो दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था वह कब पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ। क्लियर हो गई बात? दैट्स इज ए राइट आंसर। अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों 28वें प्रश्न पर। 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास में शून्य युग की महान प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? ये थोड़ा बताएं, बोले। भारतीय इतिहास में शून्य युग की महान प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, बताएं। किसने करवाया था शून्य युग की महान प्रतिमा का निर्माण, या किसके काल में करवाया गया था? क्योंकि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पूछ क्या रहे हैं और ऑप्शन में आंसर क्या दे रहे हैं। ये एक तरह से बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रश्न है। बच्चा पढ़ के अपने दिमाग में क्या साइकोलॉजी बैठा लेता है और ऑप्शन देखता है तो ऑप्शन अलग टाइप के मिलते हैं। यही तो तरीका है एग्जाम को बीट करने का। बताएं। भारतीय इतिहास में शून्य युग की महान प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था, या किसके काल में करवाया गया था? ये इसका राइट प्रश्न है। गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल या मुगल काल? बताएं। यदि इसका राइट आंसर अपन देखते हैं, चलो मैं बताता हूं। राइट आंसर है इसका गुप्त काल। शून्य युग की महान प्रतिमा का जो निर्माण करवाया गया था दोस्तों, वह गुप्त काल में करवाया गया था। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन 29वें प्रश्न पर। बाहुबली पिक्चर भी देखी होगी, बाहुबली। श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली की जो प्रतिमा है उसका निर्माण किसने करवाया था? यह प्रश्न यहां पर पूछना चाह रहा है। बताएं आंसर। होयसेल ने, गंग ने, राष्ट्रकूट ने या चालुक्य ने? बताएं दोस्तों आंसर क्या है इसका? श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? होयसेल ने, गंग ने, राष्ट्रकूट ने या चालुक्य ने? बताएं दोस्तों क्या राइट आंसर होगा इसका? बी इज ए राइट ऑप्शन। इसका आंसर है गंग, अर्थात गंग ने
श्रवण बेलगोला में स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण करवाया था। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर। इंडिका का लेखक है। बहुत सरल प्रश्न है और काफी प्रचलित प्रश्न है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंडिका का लेखक है कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लिनी या विष्णुगुप्त। इंडिका का लेखक कौन है अमुक में से? कौटिल्य, मेगस्थनीज, प्लिनी या विष्णुगुप्त? बताएं दोस्तों। मैं बता देता हूं, बी इज ए राइट आंसर। मेगस्थनीज जो है वह इंडिका के क्या है? लेखक है। क्लियर होगी बात दोस्तों। चलें आगे। नेक्स्ट 31 प्रश्न है। 31 प्रश्न क्या कहना चाह रहा है? भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? यह प्रश्न पूछ रहा है। बताएं दोस्तों। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी बंगाल में या तमिलनाडु में? बताएं दोस्तों, कहां पर सबसे पहले प्रवेश करता है? बताएं दोस्तों, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पश्चिमी बंगाल में या तमिलनाडु में? सबसे पहले जो भारत में मानसून प्रवेश करता है दोस्तों वह केरल से करता है। क्लियर होगी बात। इस प्रकार से भारत का नक्शा बना हुआ है। यहाँ से मानसूनी बादल आते हैं और यहाँ पर क्या है दोस्तों? केरल ही है। क्लियर होगी बात। यहाँ से सबसे पहले प्रवेश करता हुआ नजर आता है। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों इसका? केरल। चलें आगे। 32 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? बताएं दोस्तों, क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन है मालवा का पठार, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है पूर्वी घाट, डी ऑप्शन है उत्तरी भारत। बताएं, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? ऐसे बोल लें, पाए जाते हैं। मालवा का पठार, कर्नाटक, पूर्वी घाट या उत्तर पूर्वी भारत? क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है उत्तर पूर्वी भारत। क्लियर हो गई बात। उत्तर पूर्वी भारत में ही उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं दोस्तों। चलें आगे। डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात केंद्र नहीं है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात केंद्र नहीं है? बताएं दोस्तों। बेंगलोर, सेलम, डोलवी या दुर्गापुर? ऐसा कौन सा केंद्र है जो लौह इस्पात केंद्र नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से? बेंगलोर, बी ऑप्शन सेलम, सी ऑप्शन डोलवी और डी ऑप्शन दुर्गापुर। क्या आंसर राइट है दोस्तों इसका? ए इज ए राइट आंसर, अर्थात बेंगलोर जो है वह लौह इस्पात केंद्र नहीं है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट चले अपन 34 वाले क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों ये काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिलीट भी मार दिया था। इसका कोई जवाब भी, इसका आंसर की भी नहीं निकाली थी। यह प्रश्न क्या कह रहा है? 34 प्रश्न 2011 के
में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत में राज्य हैं। अर्थात 2011 में न्यूनतम तथा अधिकतम जनसंख्या अमुक में से जो आप ये जोड़े दिए हुए हैं, एक का तो अधिकतम है और एक का न्यूनतम है, कौन से हैं? बिहार और त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, केरल और सिक्किम, उत्तर प्रदेश और मिजोरम। कौन से हैं बताएं? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम है तो पश्चिमी बंगाल सबसे उच्चतम दिख रहा है, बिहार भी कह सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न टोटल कंफ्यूजन का है। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए, पश्चिमी बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। चलें नेक्स्ट देखते हैं उसको 35। नेक्स्ट प्रश्न है 35। भौराट का पठार स्थित है। आप लोगों की स्क्रीन पर 35वां प्रश्न आ चुका है दोस्तों। भौराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है दोस्तों। अब कौन सा राइट है बताएं? भौराट का पठार स्थित है रघुनाथगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य, अचलगढ़ और देलवाड़ा के मध्य, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, जयगढ़ और नाहरगढ़ के मध्य। भौराट का पठार। बताएं दोस्तों 35वें प्रश्न का आंसर। 35वें प्रश्न का आंसर है सी इज ए राइट आंसर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 36वें क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से, इतना बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण विधि नहीं है? बताएं आप लोग, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? खड़ीन, ए ऑप्शन खड़ीन, बी ऑप्शन टांका, सी ऑप्शन टोबा, डी ऑप्शन नाली। बताएं। ए ऑप्शन खड़ीन, बी ऑप्शन टांका, सी ऑप्शन टोबा, डी ऑप्शन नाली। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? क्या आंसर राइट होगा इसका? नाम से ही पता चल रहा है, टोबा। टोबा अर्थात सी इज ए राइट आंसर दोस्तों। सी क्या है इसका? राइट आंसर है। क्लियर हो गई बात। टोबा राजस्थान में जल संरक्षण की प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन 37 नंबर के प्रश्न के ऊपर। 37 प्रश्न नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सा सुमेलित नहीं है? टंगस्टन डेगाना, सीसा जस्ता राजपुरा दरीबा, हो दरीबा भी होता है, ठीक है, तांबा सिंगाना, अब्रक जामसर। तो इसका कहने का अर्थ यह है कि टंगस्टन जो निकलता है डेगाना से निकलता है, सीसा और जस्ता है राजपुरा दरीबा से, तांबा जो है सिंगाना से, अब्रक है जामसर से। अब इनमें से कौन सा ऐसा गलत ऑप्शन है जहां पर जो ये धातु दे रखी है और यहां पर स्थान दे रखे हैं, उनमें से कौन सी एक ऐसा है जो नहीं निकलता है? बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों अब्रक। डी इज ए राइट आंसर। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 37 के पश्चात 38 नंबर के प्रश्न के ऊपर। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? अर्थात अमुक में से जो 4 जिले तहसील दी हुई है, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जो कि रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर। चारों में से कौन सा आंसर राइट है? राजस्थान का ऐसा कौन सा राजस्थान का रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? ऐसा कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है?
डीडवाना, सवाई माधोपुर, कोटा एंड डी इज ए अलवर। पता है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? बी इज ए राइट आंसर, अर्थात सवाई माधोपुर रसायन उद्योग का केंद्र नहीं बताया गया है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 39 ऑप्शन के ऊपर दोस्तों। 39 प्रश्न है 2011 में राजस्थान के कौन कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है या जनसंख्या घनत्व था? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? ए ऑप्शन है जयपुर अलवर, बी ऑप्शन है भरतपुर दौसा, सी ऑप्शन है जयपुर भरतपुर, डी ऑप्शन है जयपुर दौसा। बताएं दोस्तों चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन है जयपुर अलवर, बी ऑप्शन है भरतपुर दौसा, सी ऑप्शन है जयपुर भरतपुर और डी ऑप्शन है जयपुर दौसा। बताएं। इसका सी इज ए राइट आंसर, सी इसका सही आंसर है, जयपुर व भरतपुर। क्लियर हो गई दोस्तों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न के ऊपर। क्या कह रहा है? किस प्रांत के प्रजामंडल ने सन 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? मतलब किस प्रांत के प्रजामंडल ने, अर्थात उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर, ये प्रांत है, प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। बताएं दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, इसके आंसर को बताने का प्रयास करें। किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? उदयपुर, कोटा, करौली और डी ऑप्शन जोधपुर। इसका आंसर है दोस्तों करौली। करौली प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों 41 क्वेश्चन के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बताएं दोस्तों राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? बताएं। सीकर, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर? राजस्थान के किस जिले में, कौन सा जिला है जहां पर अगस्त 2015 में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई थी? जैसलमेर इज ए राइट आंसर, देन बी इज ए राइट आंसर। बी क्या है इसका राइट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। कवि बांधव, 42वां प्रश्न है, कवि बांधव की उपाधि, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? प्रश्न क्या कह रहा है? कवि बांधव किसी चौहान शासक की उपाधि थी और ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछना चाह रहा है कि कौन से शासक की उपाधि थी। ए ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी ऑप्शन है अर्णोराज और डी ऑप्शन है अजयराज। बताएं दोस्तों कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ए है विग्रहराज चतुर्थ, बी ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सी ऑप्शन अर्णोराज और डी ऑप्शन अजयराज। देन ए इज ए राइट आंसर। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। क्लियर हो गई दोस्तों बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न के ऊपर। क्या कह रहा है 43? कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया
किसे समर्पित किया या किए समर्पित किया, ये मिस्टेक हो गई। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन इंडिया समर्पित किया, बताएं। बताएं दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया समर्पित किया। ए ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, बी ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो को, सी ऑप्शन है विलियम इंटर ब्लेयर को, और डी ऑप्शन है यति ज्ञानचंद को, बताएं। कर्नल जेम्स टॉड, जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, द फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान के हिस्ट्री के पिता कहलाते हैं, ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया समर्पित किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड मिंटो को, विलियम इंटर ब्लेयर को, या यति ज्ञानचंद को, बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर है डी इज ए राइट आंसर। यति ज्ञानचंद्र को कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया समर्पित किया था। क्लियर होगी दोस्तों बात। नेक्स्ट, आभानेरी 44वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, देखें। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? अर्थात आभानेरी और राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है, जो वहां पर कलाकारी की गई है, वो किस काल की है? यह ये पूछना चाह रहा है। पहला ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल की, बी ऑप्शन है चौहान काल की, डी ऑप्शन है गुहिल सिसोदिया काल की, और डी ऑप्शन है राठौड़ काल की। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के, चौहान काल के, गुहिल सिसोदिया के, या राठौड़ वंश के? बताएं दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? 44 क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी। डी इज ए राइट आंसर, राठौड़ वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर 45वां 45 क्वेश्चन देखें। सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, मतलब जो सामाजिक अध्ययन है, मतलब सोशल स्टडी है, क्या स्टडी करती है, ये कहना चाह रहा है। सामाजिक जो अध्ययन है वह क्या अध्ययन करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है, सी ऑप्शन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। क्लियर होगी बात। डी ऑप्शन व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का अध्ययन करता है। चारों में से कौन सा प्रश्न राइट है दोस्तों? कौन सा आंसर राइट है? मतलब सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का, या व्यक्ति के सामाजिक व भौगोलिक संबंधों का? बताएं दोस्तों, क्या आंसर इसका राइट होगा? सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? नाम से जाहिर हो रहा है, तो इसका सी इज ए राइट आंसर दोस्तों। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता हुआ नजर आता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं। 46 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति
के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया। अतः ये जो इतनी बड़ी कोटेशन दी हुई है ये पूरी की पूरी, ये किसके द्वारा बताई गई है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो जीवन के रहन सहन के ढंगों, मतलब सामाजिक अध्ययन क्या है, सामाजिक अध्ययन इसका मतलब है जीने की कला, जस्ट लाइक अपन जीने की कला कह सकते हैं। रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताएं, क्रियाएं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन है वेस्ले, बी ऑप्शन है जॉन माइकेलिस, सी ऑप्शन है एम पी मुफात, डी ऑप्शन है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। बताएं दोस्तों, चारों में से कौन सा आंसर राइट है। ए ऑप्शन है वेस्ले, बी ऑप्शन है जॉन माइकेलिस, सी ऑप्शन है एम पी मुफात, डी ऑप्शन है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। इसका सीधा आंसर है दोस्तों डी इज ए राइट आंसर, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं अपन। 47 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखें इसका अध्ययन करें। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। पहला, समाज संबंधी अध्ययन, दूसरा मानवीय संबंधों का अध्ययन, तीसरा नागरिकता की शिक्षा, और डी है उपरोक्त सभी, अर्थात ये सभी सही। बताएं, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, आंसर इसी में दिख रहा है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन समाज संबंधी अध्ययन, बी ऑप्शन मानवीय संबंधों का अध्ययन, सी ऑप्शन नागरिक शिक्षा या नागरिकता की शिक्षा का अध्ययन। बताएं, और डी ऑप्शन ये सभी। यदि अपन इसका राइट आंसर देखते हैं तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका बी इज ए राइट आंसर। सामाजिक अध्ययन क्या किस क्षेत्र के अंतर्गत किस तथ्य का अध्ययन होता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है कि मानव समाज के अंदर किस प्रकार से संबंध बनाकर अपना जीवन काटता है, तो मानवीय संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत बताया गया है। बी इज ए राइट आंसर। लास्ट है अपने पास दोस्तों, लास्ट देखते हैं। सामाजिक 48 प्रश्न है, 48 नंबर का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना आवश्यक है या स्वाभाविक। अर्थात सामाजिक अध्ययन का जो अध्यापक है वह ज्ञान दे रहा है तो सामने वाला उससे क्या अपेक्षा रखता है, ये प्रश्न बोलना चाह रहा है। ए ऑप्शन है विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, आगे बात समझ लो। बी ऑप्शन है सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा। क्लियर होगी बात। सी ऑप्शन है तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अर्थात जो सामाजिक अध्ययन का अध्यापक है जो ज्ञान दे रहा है तो सामने वाला उससे क्या अपेक्षा रखता है, यह यहाँ पर यह पूछना चाह रहा है। ए विशिष्ट बातों तथा वस्तुओं के इस संबंध में स्पष्ट विचार, दूसरा सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तीसरा तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या, प्रविधि की स्थापना, और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, डी इज ए राइट आंसर। उपरोक्त सभी के सभी गुण या उपरोक्त सभी की अपेक्षा जो है वह सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से रखी जाती है। इसके साथ ही दोस्तों मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूं और जल्दी एक नया टॉपिक लेके आता हूं। नमस्कार।